नमस्कार, पांचजनी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं तृप्ति। वक्फ बोर्ड और उसकी संपत्ति को लेकर लगातार देश में चर्चा होती रही है। साथ ही ये मांग भी उठती रही है कि वक्फ एक्ट 1995 को खत्म किया जाए या फिर उसे संशोधित किया जाए। तमाम विवादों और बहस के बीच आखिरकार लोकसभा में वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को पेश किया गया, जिसमें 1995 वक्फ एक्ट में 44 संशोधन किए गए हैं और इसी के साथ तीसरी बार बनी इस सरकार ने एक बड़ा और कड़ा कदम उठा लिया है। वक्फ बोर्ड में संशोधन की जरूरत क्यों पड़ी और कैसे वक्फ बोर्ड भारत में सेना और रेलवे के बाद देश में संपत्ति के मामले में तीसरा सबसे बड़ा भूमि मालिक है, ये जाने बिना लोकसभा में इस बिल के पेश होने की गंभीरता और जरूरत को आप समझ नहीं पाएंगे। सरकार का दावा है कि इस बिल के जरिए सरकार देश के वक्फ बोर्ड की पूरी प्रक्रिया की जवाबदेही और पारदर्शिता तय करेगी। वक्फ संपत्तियों को रेगुलेट करने में सरकार को बड़ा अधिकार देने से लेकर किसी संपत्ति को वक्फ की कैसे माना जाए, इसे फिर से परिभाषित करने से लेकर राज्यों में वक्फ बोर्डों की संरचना को बदलने तक केंद्र नियामक ढांचे में बदलाव समेत महत्वपूर्ण संशोधन इस बिल में किए गए हैं। अब ये समझिए कि इस पारदर्शिता और जवाबदेही को लागू करना क्यों जरूरी था। इसके लिए पहले वक्फ बोर्ड के बनने के कारण को जानना होगा। वक्फ का मतलब होता है मुस्लिम मजहब के लोगों का अपनी चल या अचल संपत्ति मजहबी कामों या मजहबी लोगों के भले के लिए दान करना। यही दान की गई संपत्ति वक्फ बोर्ड के अंदर आती है। कोई भी वयस्क मुस्लिम अपनी इच्छा से यानी बिना किसी जोर जबरदस्ती के अपनी जायदाद वक्फ बोर्ड को दान कर सकता है। संसद में अल्पसंख्यक मंत्री किरण रिजिजू ने बिल पेश करते समय कहा था कि कांग्रेस से गलती हो गई है तो अब उसे सुधारा जा रहा है। ये बात उन्होंने यूं ही नहीं कही। आज अगर वक्फ बोर्ड के पास असीमित अधिकार हैं तो इसके लिए कांग्रेस ही जिम्मेदार है। दरअसल 1947 के बंटवारे के दौरान जो थोड़े बहुत मुसलमान पाकिस्तान चले गए थे वो अपनी जायदाद वक्फ को दे गए थे। ये अलग बात है कि पाकिस्तान से जो हिंदू भारत आए थे उनकी संपत्ति पर वहीं के मुसलमानों ने कब्जा कर लिया था। लेकिन भारत की दिलदार नेहरू सरकार ने मुसलमानों की संपत्ति बेघर होकर आए हिंदुओं को सौंपने के बजाय उन पर मुसलमानों के अधिकार को सुनिश्चित करना जरूरी समझा। हिंदुओं के अधिकार सीमित करने के लिए जहां नेहरू सरकार हिंदू कोड बिल लेकर आई, वहीं मुसलमानों के अधिकार असीमित करने के लिए मुसलमानों के लिए वक्फ बोर्ड बनाया गया और उसे यह अधिकार दे दिया गया कि वो किसी भी संपत्ति पर, यहां तक कि मंदिर पर भी अपना दावा कर सकता है तो वो संपत्ति उसकी हो जाएगी। उसके खिलाफ आप सुप्रीम कोर्ट भी नहीं जा सकते। 1964 में कांग्रेस सरकार ने केंद्रीय वक्फ परिषद का गठन किया जो अल्पसंख्यक मंत्रालय के अधीन आता था और इसका काम वक्फ बोर्ड से संबंधित कामकाज को लेकर सरकार को सलाह देना था। इसके लगभग 30 साल बाद 1995 में नरसिम्हा राव के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने तुष्टीकरण की राजनीति करते हुए इसमें संशोधन किया, जिसके बाद वक्फ बोर्ड के पास जमीन अधिग्रहण के असीमित अधिकार आ गए। और 2013 में कांग्रेस की मनमोहन सरकार ने तो चुनाव से ऐन पहले दिल्ली के 123 प्राइम प्रॉपर्टीज वक्फ को दे दी, सिर्फ और सिर्फ तुष्टीकरण के लिए। अब जरा इन आंकड़ों पर ध्यान दें। आंकड़ों के मुताबिक वक्फ बोर्ड के पास 8 लाख एकड़ से ज्यादा जमीन है। साल 2009 में ये जमीन 4 लाख एकड़ हुआ करती थी, जो कुछ ही सालों में बढ़कर दोगुनी हो गई। इन जमीनों में ज्यादातर मस्जिद, मदरसे और कब्रगाह हैं। पिछले साल अल्पसंख्यक मंत्रालय ने लोकसभा में बताया था कि दिसंबर 2022 तक वक्फ बोर्ड के पास कुल 8,65,644 अचल संपत्तियां थीं। वक्फ बोर्ड की जमीन पर अपने अधिकार को जताने का तो ये हाल है कि हाल ही में तमिलनाडु के 1,500 साल पुराने हिंदू बहुल तिरुचेंदुरई गांव को वक्फ ने अपनी संपत्ति घोषित कर दिया, जबकि उस गांव और उसके मंदिरों का इतिहास ही इस्लाम के जन्म से पहले का है। अब बेचारे गांव वाले ना तो कोर्ट जा सकते हैं और वक्फ ट्राइब्यूनल में कोई हिंदू है ही नहीं जो उनका पक्ष रखे या फिर समझे। जी हाँ, वक्फ बोर्ड से जुड़े सभी अधिकारियों का मुस्लिम होना अनिवार्य है, लेकिन अब जो संशोधन बिल लोकसभा में पेश किया गया है उसके अनुसार राज्य स्तर पर वक्फ बोर्ड्स में एक गैर मुस्लिम मुख्य कार्यकारी अधिकारी और कम से कम 2 गैर मुस्लिम सदस्यों को नियुक्त करने का प्रस्ताव है। इसके अलावा प्रस्तावित प्रमुख बदलावों में जिला कलेक्टर को यह जांच करने की ताकत दी गई है कि कोई संपत्ति वक्फ संपत्ति है या सरकारी जमीन, वो तय करे।
विधेयक में कहा गया है कि इस अधिनियम के लागू होने के पहले या बाद में वक्फ संपत्ति के रूप में पहचानी गई या घोषित की गई किसी भी सरकारी संपत्ति को वक्फ संपत्ति नहीं माना जाएगा। हालांकि संशोधन में कहा गया है कि विवाद की स्थिति में ये निर्धारण कलेक्टर करेगा, ना कि वक्फ ट्राइब्यूनल, क्योंकि वक्फ ट्राइब्यूनल में एक तरफा ही सुनवाई होती है, मुस्लिम पक्ष की ही सुनवाई होती है, सभी अधिकारी भी मुसलमान ही होते हैं, तो वहां बायस्ड होने के चांसेस रहते हैं और जो होता भी है। 1995 अधिनियम के तहत ये फैसला विशेष रूप से वक्फ ट्राइब्यूनल द्वारा ही किया जाता था। विधेयक में कहा गया है कि अगर कलेक्टर ये निर्धारित करता है कि संपत्ति सरकारी संपत्ति है तो वो रेवेन्यू रिकॉर्ड में आवश्यक सुधार करेगा और इस संबंध में राज्य सरकार को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। और इसका मतलब ये है कि जब तक सरकार इस मुद्दे पर फैसला नहीं कर लेती तब तक विवादित जमीन पर वक्फ का नियंत्रण नहीं हो सकता। ये विधेयक केंद्र सरकार को कैग द्वारा नियुक्त ऑडिटर या उसके लिए केंद्र सरकार द्वारा नामित किसी भी अधिकारी द्वारा किसी भी समय किसी भी वक्फ के ऑडिट का निर्देश देने की शक्ति भी देगा। इस्लामी कानून में वक्फ के रूप में किसी संपत्ति का निर्धारण बड़े पैमाने पर मौखिक रूप से किया जाता था, जब तक कि दस्तावेजीकरण मानक मानदंड नहीं बन गए। अब उदाहरण के लिए वक्फनामा के अभाव में एक मस्जिद को वक्फ संपत्ति माना जा सकता है अगर इसका उपयोग लगातार इसी रूप में किया जाता है। नया विधेयक उपयोग द्वारा वक्फ से संबंधित प्रावधानों को हटाकर वैध वक्फनामा के अभाव में वक्फ संपत्ति को संदिग्ध रूप में रखता है। अब इसको आसान भाषा में कहें तो ये कह देंगे कि अब सिर्फ बोलने से काम नहीं चलेगा कि ये वक्फ की संपत्ति है, कागज तो दिखाने ही होंगे। नए विधेयक में बोहरा और आगाखानियों के लिए एक अलग बोर्ड की स्थापना का प्रावधान किया गया है। वक्फ परिषद में केंद्रीय मंत्री, 3 सांसद, मुस्लिम संगठनों के 3 नुमाइंदे, मुस्लिम कानून के 3 जानकार, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के 2 पूर्व जज, 1 प्रसिद्ध वकील, राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त 4 लोग, भारत सरकार के अतिरिक्त या संयुक्त सचिव आदि होंगे। वहीं 2 महिलाएं भी अनिवार्य रूप से इसमें शामिल होंगी। आपको बता दें कि बोर्ड में आज तक किसी मुस्लिम महिला को कोई पद नहीं दिया गया है। आपको याद होगा कि दिल्ली के विधायक अमानतुल्लाह खान पर ईडी की रेड पड़ी थी। आरोप था कि वो वक्फ बोर्ड में भर्ती के नाम पर घोटाला कर रहे थे और वक्फ की संपत्ति को निजी तौर पर किराए पर उन्होंने उठा रखा था और उसका पैसा खा रहे थे, जबकि वक्फ बोर्ड तो दान से मिली संपत्ति का इस्तेमाल सिर्फ मजहबी कामों, गरीबों की मदद वगैरह के लिए करता है। लेकिन ये बिल इस तरह के घोटालों को भी काबू में करेगा। कुल मिलाकर दुनिया के किसी भी देश में वक्फ बोर्ड के पास इतनी शक्तियां नहीं हैं जितनी भारत में है, यहां तक कि सऊदी अरब और ओमान में भी नहीं। ऐसे में वक्फ की मनमानियों और अनियमितताओं पर लगाम लगाना जरूरी भी है। ये कानून पारित होता है तो न सिर्फ वक्फ के नाम पर चल रहा जमीनी कब्जे का खेल रुकेगा, बल्कि जिस मकसद से वक्फ बोर्ड को बनाया गया था, यानी दान के पैसे से नेकी के काम, उसे भी सुनिश्चित किया जा सकेगा। आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।